हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, वेलकम टू येट अनदर लाइव लेक्चर ऑफ आर जोश एंड जुनून कंबाइंड बैच। आज क्योंकि 11th का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आज भी हमारी जोश और जुनून बैच की कंबाइंड क्लास रहेगी। जोश बैच उन बच्चों का है जो नीट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो अभी 11th क्लास में है। जुनून बैच उन बच्चों का है जो अभी 12th में है या ड्रॉपर्स हैं और 23 नीट को टारगेट कर रहे हैं। बच्चों, हमारी एक छोटी सी कोशिश है बाय द नेम ऑफ सोचिंग ऐप, SOCHING सोचिंग। तो ये जो ऐप है बच्चों, नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है फिलहाल के लिए। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें हम नीट के बाकी सब्जेक्ट्स को भी जोड़ें और अदर एग्जाम्स के लिए भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन इसमें हम करवाने वाले हैं बच्चों। तो ये जो सोचिंग ऐप है, इसके थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि भाई जैसे मेरा ड्रीम पूरा हुआ डॉक्टर बनने का, एक अटेम्प्ट में हुआ विद ऑल इंडिया रैंक 196 टॉप रैंक के साथ, तो हम चाहते हैं कि हर वो बच्चा जो डॉक्टर बनने का ड्रीम देख रहा है वो बिना किसी खर्चे के या बहुत कम खर्चे के अपना ड्रीम पूरा कर सके, उसको लाखों की फीस, हजारों की फीस नहीं देनी पड़े अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत खर्चे होते हैं मेडिकल की पढ़ाई में, इन एवरीथिंग, है ना। तो एटलीस्ट ये जो फर्स्ट फेज है, यहाँ पर बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ठीक है, तो यदि आप लोग भी जो यूट्यूब की जनता है जो बाद में इस लाइव लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगी, जो लाइव लेक्चर है वो इन दोनों बैचेस में जो प्रीमियम प्लान है, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जिसके लिए थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होता है लाइव लेक्चर और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जैसे डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट एंड एवरीथिंग। ये सिर्फ प्रीमियम बैच वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो बच्चे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई ठीक है हम थोड़ा बहुत खर्चा भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हमने ये प्रोविजन कर रखा है कि ये लाइव लेक्चर्स उनको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे चैनल पे और ऐप दोनों पे मिल जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लो बच्चों। वहां पर आप मुझसे अपने नीट बायोलॉजी डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट बच्चों। ठीक है, इसमें ऑलरेडी अपन अब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। लास्ट टर्न पे हमारा स्केलेटन सिस्टम जो चल रहा था उसमें हमने एक्सियल स्केलेटन के जितने पार्ट्स हैं उन सबको डिटेल में देख लिया, है ना। हमने इस स्कल मॉडल की मदद से स्कल के जितने पार्ट्स थे, गुड इवनिंग केशव, गुड इवनिंग अनन्या, उनको सबको देख लिया था। एक बार फटाफट मैं स्कल की बोन्स आपको रिवाइज करवा रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि स्कल में 29 बोन्स होती है, उनमें से 8 क्रेनियम में होती है, एक फ्रंटल, फिर 2 पराइटल, पीछे एक ऑक्सीपिटल, साइड में 2 टेम्पोरल, 6 2 डीप बोन्स मैंने बताई थी बच्चों, एथमोइड और स्फिनोइड। उसके बाद फेशियल बोन्स की बात करी थी, 14 बोन्स होती है बच्चों, 2 सिंगल और 6 पेयर्ड होती है। फटाफट रिवाइज करेंगे अपन। तो 2 सिंगल कौन कौन सी थी, नेजल सेप्टम में वॉर्मर होती है बच्चों, और जो लोअर जो बोन होती है दैट इज मैंडिबल। इसके अलावा 6 पेयर्ड थी बच्चों, कौन कौन सी थी पेयर्ड बोन्स, मैग्जिला थी, पेलेटाइन थी, जाइगोमेटिक थी, लेक्राइमल थी, नेजल थी और इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो ये 6 पेयर्ड यानी 12 प्लस वॉर्मर प्लस मैंडिबल 14, 14 प्लस 8 ऑफ क्रेनियम 22 हो गई। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था देयर आर 6 ईयर ऑसिकल्स, स्मॉल बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर, 3 इधर मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। कितनी हो गई 28 प्लस एक लास्ट बोन मैंने आपको बताया थी स्कल में जो इंक्लूड होती है दैट इज हायोड बोन, HYOID, जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में होती है, यू शेप्ड बोन होती है बच्चों, है ना। गुड इवनिंग सिमरन। इसके बाद बच्चों फिर हमने स्टर्नम की बात करी थी, हम रिवीजन कर रहे हैं, जो बच्चे लास्ट अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं। सिंगल स्टर्नम चेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं फ्लैट बोन होती है बच्चों, उसमें मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, मेनिब्रम स्टर्न है ऊपर का ब्रॉड पार्ट, नीचे का पार्ट जो पॉइंटेड होता है दैट इज जिफॉइड प्रोसेस। और स्टर्नम पे डायरेक्टली क्या जुड़ता है बच्चों, एक तो क्लेविकल हमारी कॉलर बोन का मीडियल एंड अंदर वाला एंड, प्लस जो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती है बच्चों। फिर रिब्स की बात करी थी, रिब्स में अपन ने अगेन बोला था थिन फ्लैट बोन्स होती है, जो हेड होता है वो बायफर्केटेड होता है, इसीलिए हमारे रिब्स को बायसेप्टेलिक कहते हैं। पीछे सब थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होती है फ्रॉम T1 टू T12 वर्टिब्रा। आगे की तरफ यदि अपन बात करें तो आगे का एंड कहां पर कैसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, उस बेसिस पे 3 टाइप की रिब्स अपने बोली थी बच्चों। कौन कौन सी थी, फर्स्ट ट्रू रिब्स जो फर्स्ट 7 पेयर्स होती है जिनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं, वो स्टर्नम से जुड़ती विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेजेस जो हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। फिर अपन ने बात करी थी 8th 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम से न जुड़कर किससे जुड़ती है, विद द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब जुड़ती है बच्चों, इसीलिए उनको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं। फाइनली अपन ने लास्ट टाइप ऑफ रिब्स पढ़ी थी बच्चों फ्लोटिंग रिब्स, जिनका पीछे वाला एंड तो थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ा होता है लेकिन आगे वाला एंड जो है फ्री होता है,
ये फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती है 11th और 12th पेयर। फाइनली फिर अपन ने एक्सियल स्केलेटन में बात करी थी बच्चों वर्टिब्रल कॉलम की, जिसमें मैंने आपको बताया था 26 सीरियल यानी कि एक सीक्वेंस में अरेंज्ड बोन्स होती है जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रा, जिनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन एंड टू अलाउ मूवमेंट्स बच्चों। ठीक है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था C7 T12 L5 S1 एंड कॉक्सीजियल 1। इस तरह से 26 वर्टिब्रा होती है बच्चों। कौन कौन से टाइप की होगी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल। फिर मैंने ये भी बताया था सैक्रल 5 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, कॉक्सीजियल 4 बोन्स के फ्यूजन से बनती है। कर्वेचर्स ऑफ वर्टिब्रा की अपन ने बात करी थी बच्चों। डिसऑर्डर्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की बात करी थी, काइफोसिस जिसको हंचबैक भी कहते हैं, जिसमें जो थोरेसिक कर्वेचर होता है वो जरूरत से ज्यादा निकला हुआ होता है, एक्सेजरेटेड थोरेसिक कर्वेचर होता है। फिर लॉर्डोसिस की बात करी थी, इसको स्वैबैक भी कहते हैं, एक्सेजरेटेड लंबर कर्वेचर होता है बच्चों। और स्कोलियोसिस की बात करी थी जिसमें मिड लाइन में न होके जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डेविएटेड होती है लेटरल साइड में, या तो राइट में या लेफ्ट में, दैट इज स्कोलियोसिस। इसके अलावा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा की बात करी थी। C1 का नाम मैंने बताया था, एटलस, C2 का नाम बताया था, एक्सिस। फिर मैंने बताया था आपको कि बच्चों जो यस मूवमेंट होता है ये कहां पर होता है? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे। हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक होता है क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन में 2 कोंडाइल्स होते हैं जो C1 के साथ जॉइंट बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों जो नो मूवमेंट होता है, ना करने वाला, नहीं कहने वाला, ये मूवमेंट कौन से जॉइंट पे होता है बच्चों? एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे, यानी कि C1 और C2 के बीच में। जो C2 सर्वाइकल सेकंड वर्टिब्रा होती है बच्चों, उस पे एक प्रोसेस होता है ओडोंटोइड प्रोसेस जो C1 के साथ जॉइंट बनाता है, जहां पर हमारा नो मूवमेंट होता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स, अब देखो बच्चों पिछला जो लेक्चर था 1 घंटे का लेक्चर था, और जब अपन रिवाइज करने लगे तो उस 1 घंटे के लेक्चर को अपन ने मुश्किल से, देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, यदि हम बात करें तो अपन ने करीब 8:03 पे क्लास चालू करी थी और अभी 8:08 हो रहे हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट में अपन ने पूरे 1 घंटे का लेक्चर रिवाइज कर लिया है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मुझे याद हैं। यदि याद नहीं होंगे, सिर्फ मैंने एक रीडिंग लगा रखी होगी और याद नहीं करी होगी चीजें, तो फिर मैं आपको ऐसे रिवाइज नहीं करवा सकता। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि यदि आप भी चाहते हो कि मेरी तरह एक अच्छी रैंक आए, आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स ज्यादा नहीं देने पड़े, तो फिर ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को समझने के साथ साथ, समझना तो प्राइम कंडीशन है ना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्राइटेरिया इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स और व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स, आफ्टर दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को लर्न भी करो, मेमोराइज भी करो, क्योंकि नीट एग्जाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। चीजें याद होगी तो आप क्वेश्चंस भी जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे बिना एरर के। प्लस सिलेबस इतना सारा है कि उसको रिवाइज करने में भी आपको कम समय लगेगा। जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर जब आप समझ के, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया है ना, रिवीजन करने में सुनाया ही एक तरीके से, यदि आप भी इस तरह से इतने अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर 20 मिनट से ज्यादा का चैप्टर नहीं है। आप आराम से सारे नोट्स, कंप्लीट नोट्स, एक एक लाइन एनसीईआरटी, क्योंकि नोट्स में अपन सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी के, आप मात्र 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और जब इस लेवल पे आ जाओगे तो बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की है, पूरी बायोलॉजी, जूलॉजी प्लस बॉटनी 2 दिन में। और वास्तव में मैं करता था जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो बच्चों 2 दिन में, लास्ट में जनवरी फरवरी तक के बाद के दिन में बात करूं, फेब मार्च में जो फाइनल रिवीजन करते थे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, तो मैं 2 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लेता था। और बायोलॉजी में थ्योरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो अब आज से ही आपको इस तरह से बच्चों चीजों को समझ के याद करना स्टार्ट करना है। ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपका भी डॉक्टर बनने का ड्रीम इसी बार देखना, जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, अब चाहे 23 हो चाहे 24 हो, है ना। आज क्योंकि दोनों तरह के बच्चे हैं आज के लेक्चर में, आपका देखना आपके पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। अब जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स और आपकी मेहनत दोनों चाहिए होगी, है ना। भाई मैं तो आपको गाइड कर ही रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन अब आपकी मेहनत भी मेरी मेहनत के साथ साथ चाहिए होगी मेरे को। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट खत्म हो जाएगा। एक और चीज बच्चों मैं कहना चाहूंगा, वैसे ही कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी, है ना, जितने भी बच्चे अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान में है, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं ये नोट्स बनाकर लाता हूँ, हैंड रिटन नोट्स, और आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में ये अवेलेबल करा रखे हैं हमने। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन रिसोर्सेज का आप मिसयूज नहीं करें, आप किसी और को ये रिसोर्सेज शेयर नहीं करें। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। और ये जो कंटेंट है ये कॉपीराइट एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड भी है, तो प्रोहिबिशन भी है, इसको हम किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और को शेयर नहीं कर सकते हैं। जो इसका ओनर है, जिसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिया गया है, वही इसको यूज करे तो ज्यादा बेटर है ना। और आने वाले समय में हम इस तरह का प्रोविजन भी कर रहे हैं कि
जो भी आप प्रिंट आउट्स निकालेंगे वहां पर फिर आपकी जो मेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है वो भी इस प्रिंट आउट के साथ वाटरमार्क के फॉर्म में आएगा। तो आगे से तो ये चीज ट्रेस भी हो सकती है, पॉसिबल भी होगा कि हाँ कि यदि कोई गलत तरीके से शेयर कर रहा है ना, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी गलत तरीके से शेयर करेगा तो उसको ट्रेस करके उसके अगेंस्ट केस भी फाइल किया जा सकेगा। तो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे पता है आप सभी बच्चे बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सपोर्टिव हो, मेरे को बहुत कोऑपरेट भी करते हो, सर्चिंग को बहुत कोऑपरेट करते हो, पसंद भी करते हो, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। हाँ अनन्या, देखो स्कूल में भगाते हैं, स्कूल की बात कोई बात नहीं, भगाने तो, यदि स्कूल में आपको बायोलॉजी में भगाते हैं तो अपन नहीं भाग रहे हैं, अपन हर चीज समझते हुए कर रहे हैं। चलो, तो आज सेकंड लास्ट लेक्चर है बच्चों इस चैप्टर का। एक्जियल स्केलेटन अपना हो गया था, अपेंडिकुलर स्केलेटन प्लस इसी में गर्डल्स आते हैं, उनके बारे में भी अपन आज बात कर लेंगे। इसके बाद सिर्फ जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स बचेंगे, जो नेक्स्ट टर्न पे अपना यानी कि परसों कंप्लीट हो जाएगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा होगा? आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? चलो एक बार बताओ। जो 11th वाले बच्चे हैं या जो जुनून के 12th वाले बच्चे भी हैं, आप लोग ही एक बार अभी बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो, उसके बाद फिर अभी अपन लास्ट में डिसाइड करेंगे कि हमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। ठीक है, अभी अपन यहां से कंटिन्यू करते हैं। एक्जियल स्केलेटन में बच्चों 80 बोन्स अपन ने पढ़ी थी। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें कितनी होती है? रिमेनिंग 126 बोन्स, क्योंकि टोटल बोन्स कितनी होती है? 206। अब ये कैसे होती है बच्चों 126 बोन्स? देखते हैं। 60 तो होती है अपर लिम्स में, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, एक अपर लिम में 30, दोनों में मिलाकर 60 बच्चों। फिर 60 होती है लोअर लिम्स में, क्योंकि हर एक पेयर में, हर एक लोअर लिम में भी 30 बोन्स प्रेजेंट होती है बच्चों, 30 इंटू 2 अगेन 60। और जो गर्डल्स होते हैं बच्चों, इनके बारे में अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कशन करा था, चर्चा करी थी कि भाई वैसे तो गर्डल्स का क्या काम है? दे कनेक्ट दी लिम्स, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स हैं, अपर लिम्स, हमारे हाथ और पैर जो है उनको एक्जियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं ये। तो कायदे से देखा जाए ना तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होने चाहिए, ना ही एक्जियल स्केलेटन का, एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन हम रखते किन में है इनको? अपेंडिकुलर स्केलेटन में रखते हैं। तो दो गर्डल्स होते हैं, एक शोल्डर गर्डल जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, उसका काम होता है अपर लिम्स को एक्जियल स्केलेटन से जोड़ना, और दूसरा गर्डल होता है बच्चों हिप गर्डल, जिसको हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, जिसका काम होता है हमारे लोअर लिम्स को हमारे एक्जियल स्केलेटन से जोड़ना। जो शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल है बच्चों उसमें 4 बोन्स होती है, और जो पेल्विक गर्डल है उसमें 2 बोन होती है। इसका मतलब टोटल गर्डल्स के अंदर कितनी बोन्स होती है बच्चों? 6 बोन्स आर देयर। तो इस तरह से 60 in the upper limbs, 60 in the lower limbs and 6 in the girdles, total 126 bones are there, है ना, 126 bones are there। चलो, तो कुछ का आ रहा है सर सेल डिवीजन, कुछ कह रहे हैं फिजियोलॉजी का है अगला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक और चैप्टर ले लें। एक काम करेंगे बच्चों, देखो सेल जो है वो एक बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का, तो ज्यादा बेटर है कि हम सेल बायोलॉजी अब पहले पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद हम लेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर उसी की कंटिन्यूटी में सेल डिवीजन भी ले लेंगे, और फिर बच्चों अपन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, है ना। इनफैक्ट उल्टा भी कर सकते हैं, देखो सेल से भी ज्यादा बेसिक बायोमोलिक्यूल्स है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल से फिर अल्टीमेटली सेलुलर कंपोनेंट्स बने हुए हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेंगे बायोमोलिक्यूल्स, फिर हम लेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड देन वी विल टेक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फाइन, है ना। चैप्टर तो देखो सारे ही करने हैं, एक प्रॉपर अच्छे सीक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। जो पहले होना चाहिए वो पहले हो जाएगा, तो आगे के चैप्टर्स को समझने में फायदा मिलेगा। तो यदि आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन से सारी चीजें पहले पढ़ लोगे तो सेल बायोलॉजी में इनके बारे में बात होगी, बायोमोलिक्यूल्स में इनको पढ़ के फिर अपन सेल पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन डिसाइडेड रखते हैं, चलो बायोमोलिक्यूल्स हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन 11th और 12th में। तो ऑलरेडी अपने को अब जो स्टार्ट करना है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो अब स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम टुमारो, है ना। ड्यू टू सम रीजन आज एक इमरजेंसी सिजेरियन सर्जरी आ गई थी, तो इसलिए आज जो मॉर्निंग का लेक्चर था अपन वो नहीं कर पाए, सॉरी फॉर दैट। तो कल शाम को जो अपना शेड्यूल्ड लेक्चर है जुनून बैच का, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स होती है वो देख लेते हैं। अपर लिम में बच्चों ह्यूमरस, यहां पर हमारे आर्म वाले पोर्शन में सिंगल बोन, है ना, एक होती है। फिर रेडियस, रेडियस और अल्ना कहां होती है बच्चों? एक एक बोन होती है। तो जिधर हमारा थंब है उधर फोर आर्म में कौन सी बोन है बच्चों? रेडियस। और जिधर हमारी लिटिल फिंगर है उधर हमारी फोर आर्म में कौन सी बोन है बच्चों? अल्ना बोन है। टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर अल्ना एंड टुवर्ड्स द थंब रेडियस बच्चों। उसके बाद बच्चों अपनी जो रिस्ट होती है, हमारी जो रिस्ट होती है बच्चों, इस रिस्ट के अंदर
देयर आर 8 स्मॉल बोन्स, 8 छोटी छोटी बोन्स होती है कंचे की साइज की, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। एक काम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, वैसे मैं कुछ मॉडल्स भी लाया हूं, उनको तो अपन अभी यूज करेंगे इसे गर्डल्स वगैरह पढ़ने के लिए, बट ये जो जैसे आपके लिए यहाँ पर अपर लिम्ब की बोन्स है, इसके लिए मैं एक्सरे ले आऊंगा और उसमें आपको ये बोन्स बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्न में। कार्पल्स 8 बोन्स। फिर बच्चों मेटाकार्पल्स कितनी होती है, 5। मेटाकार्पल्स कहाँ है, हमारे पाम वाले रीजन में है बच्चों, है ना। तो जैसे यहां पर एक, फिर यहां पर एक है, फिर ऐसे एक, फिर इधर एक, और फिर इधर एक। पाम वाले रीजन में देयर आर 5 मेटाकार्पल्स। और यहां पर एक और चीज समझ लो, ये जो मेटाकार्पल्स होती है यहां पर पाम वाले रीजन में 5, इनकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, इनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाकार्पल बोलते हैं। फर्स्ट लेकिन किसको मानेंगे, जो टुवर्ड्स द थंब होती है। तो थंब की तरफ इधर जो पहली मेटाकार्पल है दैट इज द फर्स्ट, इसको पहला नंबर देंगे, इधर वाली को फिफ्थ देंगे, हमेशा याद रखना। थंब की तरफ से काउंटिंग करेंगे बच्चों मेटाकार्पल्स की, क्लियर है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ मेटाकार्पल्स। उसके बाद बच्चों फिर फेलेंजेस। फेलेंजेस कहां होते हैं, हमारे फिंगर्स में और थंब में, है ना। जैसे यदि अपन एक फिंगर की बात करें तो आप देखोगे फिंगर में क्रीजेस बनी हुई है ना, और ये क्रीजेस फिंगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बच्चों। तो ये जो हर पार्ट है फिंगर का, इतना पार्ट, ये और ये, इन तीनों में छोटी छोटी बोन है एक एक। ये एक फेलेंक्स, दूसरा फेलेंक्स, PHALANX फेलेंक्स सिंगुलर, फेलेंजेस प्लूरल, तीसरा फेलेंक्स, है ना। तो 3 फेलेंजेस से मिलकर एक फिंगर बन रही है। तो 4 फिंगर्स में कितने हो गए बच्चों, 4 3 12। थंब में एक ही मेजर क्रीज होती है, इसका मतलब 2 फेलेंक्स है यहां पर, तो 2 फेलेंक्स, ये 12 + 2 14। तो थंब और फिंगर्स में मिलाकर एक हाथ में 14 फेलेंजेस। एक हाथ के हम सारी बोन्स को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है बच्चों। तो दोनों अपर लिम्स, दोनों हाथों में मिलाकर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लिम्ब में आपसे सिर्फ इतनी ही चीजें पूछी जाएगी, यही पूछा जाएगा, है ना। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं लेकर आया हूं, बहुत इजी डायग्राम है, यही बोन्स वहां पर लेबल कर रखिए, आप इजिली उनको देख सकते हो, है ना। अगली बार जब अपन जॉइंट डिसऑर्डर पढ़ेंगे परसों, तो उसमें वो डायग्राम और एक्सरे में दोनों ले आऊंगा, वहां पर और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी। लोअर लिम्स की यदि अपन बात करें बच्चों, तो लोअर लिम्स में अब कौन कौन सी बोन्स होती है, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा मॉडल की मदद ले लेते हैं, है ना। तो बच्चों ये नी ज्वाइंट का मॉडल है, किसका मॉडल है बच्चों, ये नी ज्वाइंट का मॉडल है। अब नी ज्वाइंट में जो थाई की तरफ से ऊपर की तरफ जो बोन होती है, पूरी नहीं बनी हुई है, आधी काट रखी है अपन ने, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हिप ज्वाइंट बनाएगा, है ना, ऊपर हमारे हिप वाले रीजन में। लोअर हाफ लिया अपन ने, तो हमारी थाई में जो एक बड़ी बोन होती है बच्चों, जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है बच्चों, दैट इज व्हाट, फीमर, फीमर, है ना। फिर नीचे जो लेग वाला पार्ट होता है, नी जॉइंट के नीचे वाला भाग बच्चों, उसमें 2 बोन्स होती है, एक पतली है, एक मोटी है। जो मोटी वाली है ये पैर के अंगूठे यानी कि ग्रेट टो की तरफ होती है, अंदर की तरफ पैर में, और जो पतली वाली है ये लिटिल टो की तरफ यानी कि बाहर की तरफ होती है पैर में बच्चों। जो पतली वाली है इसको हम क्या कहते हैं, फिबुला, और जो मोटी वाली है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, टीबिया। तो जैसे हाथ में अपन ने बात करी थी आर्म में ह्यूमरस, वैसे ही थाई में फीमर। फोर आर्म में अपन ने बात करी थी रेडियस और अल्ना, वैसे ही लेग वाले पार्ट में, नी जॉइंट के नीचे वाले पार्ट में टीबिया और फिबुला। अब यहां एक एक्स्ट्रा बोन है बच्चों, और देखो यहां पर अपन समझेंगे भी से उस चीज को, सेसामोइड बोन की मैं बात कर रहा हूं। देखो मैंने आपको जब बोन्स वाला पार्ट लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था, वहां पर अपन ने टाइप्स ऑफ बोन्स देखी थी डेवलपमेंट के बेसिस पे, और वहां पर अपन ने बच्चों एक टाइप पढ़ी थी, कौन सी टाइप पढ़ी थी, सेसामोइड बोन्स। मैंने वहां पर बताया था ऐसी बोन्स जो टेंडन के बीच में डेवलप होती है, दे आर नोन एज सेसामोइड बोन। और वहां पर एक एग्जांपल आपको बताया था पटेला, नी कैप, है ना, जो हमारे देखो यहां पर ये पटेला दिख रही है आपको, ये जो बोन है बच्चों। अब ये बोन देखो कैसे बनती है, आप ऊपर से देख रहे हो, ये एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आता है, आ रहा है यहाँ पर रिलेटिवली रेडिश, लाइट रेड या ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर, रबर के जैसा दिख रहा होगा, है ना। और ये नी जॉइंट को क्रॉस करते हुए कहां आ रहा है, टीबिया, टीबिया पर आकर अटैच हो रहा है बच्चों। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, टेंडन ऑफ मसल। कौन सी मसल का, जो थाई है बच्चों, ऊपर की थाई होती है, वहां पर एक मोटी मसल है क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, है ना। वो क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मसल जो है उसको ये टेंडन, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, मसल तो मसल टिश्यू की बनी हुई है, ये टेंडन
कहां जोड़ता है, टीबिया के ऊपर जोड़ता है। टीबिया पे ये उभरा हुआ पार्ट है जिसको हम टीबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, वहां पर आकर ये टेंडन अटैच हो जाता है बच्चों। अब ये जो टेंडन है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल का, ड्यूरिंग आर डेवलपमेंट, है ना, जब हम मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहे होते हैं तब इस टेंडन के अंदर ऑसिफिकेशन होता है, कैल्शियम सोल्ट्स का डिपोजिशन होता है और एक छोटी सी हड्डी बन जाती है एक कैप की तरह जिसको हम नी कैप या पटेला कहते हैं। तो क्योंकि ये बोन टेंडन के बीच में बन रही है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सेसामोइड बोन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, है ना। तो यहाँ पर आप जब मॉडल में देख लिया तो आई थिंक कभी नहीं भूलोगे सेसामोइड बोन क्या होती है। दूसरा जो एग्जांपल मैंने बताया था बच्चों सेसामोइड बोन का, वो जल्दी से बता दो। मैंने दूसरा एग्जांपल सेसामोइड बोन का कौन सा बताया था, फटाफट से मेंशन करो, है ना, पता होना चाहिए। दो एग्जांपल मैंने याद करने के लिए कहे थे। तो 4 बोन अभी तक अपन ने देख ली बच्चों अपने लोअर लिम्ब में, फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला। अब जैसे अपर लिम्ब में रिस्ट में छोटी छोटी 8 बोन्स थी कार्पल्स, वैसे ही हमारी एंकल में बच्चों, अब पैर में रिस्ट नहीं बोलेंगे, पैर में क्या बोलेंगे, एंकल। एंकल में 7 बोन्स होती है ना, वहां 8 की जगह 7 हो गई, एक कम हो गई। अब वहां उनमें तो वहां पर एक कम हो गई, है ना, कार्पल्स 8 है, उनको हम टार्सल्स कहते हैं बच्चों, पैर में जो होती है कार्पल्स की जगह। तो कार्पल्स जो रिस्ट में थी 8 होती है, टार्सल्स जो एंकल में होती है 7 होती है, वहां पर एक कम होगी, लेकिन उस एक को किसने कंपनसेट कर दिया, पटेला। यहां पर पटेला एक्स्ट्रा बोन है, एल्बो में तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं थी, है ना। तो लोअर लिम्ब की यदि हम बात करें तो थाई में फीमर एक, पटेला नी जॉइंट पे सेसामोइड बोन एक, टीबिया एक, फिबुला एक, टार्सल्स 7, है ना। यहां तक अपन देखें यदि अपर लिम्ब में तो 1 और 1 और 1, 3 और 8 11 हो रही थी, कार्पल्स तक आते आते यहां पर भी 11 हो जाएगी, 7 और 4 11, क्योंकि टार्सल्स चाहे एक कम हुई हो फ्रॉम कार्पल्स, लेकिन यहां पटेला बढ़ गई बच्चों, ठीक है। फिर मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस बिल्कुल वैसे ही जैसे पाम में मेटाकार्पल्स और फिर फेलेंजेस होते हैं, पीसी फॉर्म। वेरी गुड बच्चों, है ना, सिमरन ने भी सही आंसर दिया, केशव ने भी सही आंसर दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो जैसे अपने पाम में अपन ने बोला मेटाकार्पल्स होती है, वैसे ही अपने पैरों के सोल में बच्चों जो फुट वाला पार्ट होता है, उसका जो सोल वाला पार्ट होता है उसमें भी 5 मेटाटार्सल्स होती है। कार्पल वर्ड अपन अपर लिम्ब में यूज करते हैं, टार्सल वर्ड अपन लोअर लिम्ब में यूज करते हैं। तो टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5। अगेन इन मेटाटार्सल्स की नंबरिंग किधर से किधर करेंगे बच्चों अपन, इन मेटाटार्सल्स की नंबरिंग अगेन किधर से किधर, एक मिनट बच्चों, इन मेटाटार्सल्स की नंबरिंग कहां से कहां होगी, फ्रॉम बिग टो टुवर्ड्स लिटिल टो, ग्रेट टो, पैर के अंगूठे से ही चालू करेंगे हमेशा, चाहे मेटाकार्पल्स हो चाहे मेटाटार्सल्स हो, अंगूठे वाले की तरफ की जो मेटाकार्पल या मेटाटार्सल होगी उसको आप फर्स्ट मेटाकार्पल या मेटाटार्सल बोलोगे बच्चों, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और फिर जैसे अपनी फिंगर्स में फेलेंजेस थी 14, वैसे ही पैरों की उंगलियों में और अंगूठे में मिलाकर भी 14 फेलेंजेस होती है। जो उंगलियां हैं पैर की उनमें 3-3 और जो पैर का अंगूठा उसमें 2 फेलेंजेस, टोटल 14 फेलेंजेस। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ बोन्स 30 ही होगा, एक लोअर लिम्ब में, एक पैर में, दोनों पैरों में मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन 60। तो 60 प्लस 60 कितनी हो गई, 120। कितनी बच रही है 126 में से 6 बोन बच रही है, जो किन में होती है बच्चों, हमारे गर्डल्स में। गर्डल्स का काम अपन ने पहले बोल दिया क्या होता है, टू कनेक्ट दी अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स विद दी एक्सियल स्केलेटन। कैसे, अभी देखते हैं। पहले देख रहे थे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है पेल्विक या हिप गर्डल बच्चों। जो शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल है उसमें हम बोलते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई शोल्डर गर्डल एक ही होता है ना, और उसमें 2 हाफ होते हैं, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ, ऐसे बोलती है एनसीईआरटी। ऐसे कहती है पेल्विक गर्डल भी एक होता है और उसमें 2 हाफ होते हैं, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। तो हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो जो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल है उसमें राइट वाले हाफ में भी 2 बोन्स है, एक स्केपुला और एक क्लेविकल, लेफ्ट वाले हाफ में भी 2 बोन्स है, एक स्केपुला और एक क्लेविकल। अभी मॉडल की मदद से समझेंगे। और बच्चों जो पेल्विक गर्डल है उसमें भी दोनों हाफ में एक एक बोन होती है, राइट हाफ में एक बोन जिसको हम पेल्विक या हिप या कॉक्सियल बोन कहते हैं, और लेफ्ट हाफ में भी एक बोन जिसको हम कॉक्सियल, पेल्विक या हिप बोन कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स हैं बच्चों, उनमें तो जितना मैंने यहां पर मेंशन करा है कि कौन से नाम की बोन कितनी होती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। कार्पल्स और टार्सल्स के नाम स्पेसिफिक होते हैं लेकिन वो आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन उनको भी अपन पढ़ लेंगे। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं उसके लिए, तो शॉर्ट वीडियो में वो नाम आ जाएंगे। एक्स्ट्रा रखना, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पूछने की चांसेस कम है। फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, आपको याद करने हो तो कर लेना उनको, है ना। बहुत ईजी ट्रिक रहेगी,
जैसे कार्पल्स के लिए ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, स्नेहलता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं, उससे हम 8 कार्पल्स का नाम याद रख सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। स्कोफेड, ल्यूनेट, इस तरह से नाम होते हैं बच्चों। चलो अब एक नोट है, नोट में एक तो वही चीज मैंने मेंशन करी जो अभी मैंने मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सस के बारे में बताया था कि मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सस आर नंबर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ थंब एंड बिग टो, है ना। यदि मेटाकार्पल्स की बात करें तो थंब की तरफ से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट थंब वाले मेटाकार्पल को देंगे। मेटाटार्सस की बात करेंगे तो बिग टो की तरफ से अपन बात करेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ, ये ऑर्डर चलेगा। डिजिटल फॉर्मूला पे बच्चों क्वेश्चन आता है, आपने यदि प्रैक्टिस करी हो पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट के क्वेश्चंस की, तो आपने चाहे कोई सी भी प्रैक्टिस बुक ली हो, चाहे आपने कहीं का भी मॉड्यूल लिया हो, सब जगह आपको डिजिटल फॉर्मूला पे क्वेश्चन मिलेगा। बुक की बात हुई तो बच्चों एक और बात बता देता हूँ कि मेरी भी एक बुक है बच्चों, एनसीईआरटी कॉन्करर, जो जितने भी हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो हम प्रोवाइड करवा ही देते हैं अलॉन्ग विद द कोर्स, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो भी लगातार उसको परचेज कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हो कि भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड बायोलॉजी एमसीक्यूज की आप प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आप उसको परचेज कर सकते हो, उसमें क्यूआर कोड सिलेबस से बनाए हुए क्वेश्चंस भी हैं, है ना। और उसको मेरे साथ करीब 15 से 20 एमबीबीएस करने वाले बच्चों ने, अभी जो एमबीबीएस के अंदर हैं ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, राइट फ्रॉम एम्स दिल्ली टू एम्स ऋषिकेश, सब में मौलाना आजादी, इन सब ने मिलकर क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन उस किताब के अंदर दिया। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाँ, बहुत ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आवर बुक, कुछ गलतियां आपको मिल सकती है, उनके ऊपर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। एक इरेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं, जिसको हम बहुत जल्दी हमारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने बुक परचेज करी है और जो आगे परचेज करने वाले हैं उन सबको अलॉन्ग विद द बुक प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो थोड़े बहुत करेक्शंस अभी हमारे फर्स्ट एडिशन में रह गए हैं इन दी आंसर्स और समथिंग, वो सब उस एडिशनल डॉक्यूमेंट में होंगे, ताकि आपका समय और आपकी जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपका, वो उन क्वेश्चंस में खराब नहीं हो बिकॉज ऑफ दी एरर्स। ठीक है, तो ये भी हम आपके लिए करने जा रहे हैं बच्चों बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये जो बुक है इसको भी आप हमारी सोचिंग ऐप से परचेज कर सकते हो बच्चों। इसको अभी हमने और किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं करवाया है, जानबूझ के नहीं करवाया है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि भाई पहले हमें एक फीडबैक मिले। मेरी एक आदत रही कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूं, जब तक मुझे उसका एक सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता कि नहीं कि आपका काम अच्छा है, तब तक मैं उसको मासेज में नहीं देता हूं, है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हो। बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं कि इसको अमेजोन पे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवाएंगे फॉर परचेज बच्चों। ठीक है, चलो डिजिटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो डिजिटल फॉर्मूला हमारी फिंगर में या पैरों के टोज में जो फेलेंजेस हैं उनके नंबर को इंडिकेट, उनके अरेंजमेंट को इंडिकेट करता है। अगेन अब यहां से पता चल रहा होगा, हमेशा डिजिटल फॉर्मूला में अपन किधर से चालू करते हैं? अंगूठे की तरफ से, चाहे हाथ का हो चाहे पैर का हो। तो पहले से हम फेलेंजेस का नंबर मेंशन करेंगे जो अंगूठे में होता है, दैट इज 2, फिर चारों फिंगर्स में 3 3 3 और 3। तो डिजिटल फॉर्मूले पे जब भी क्वेश्चन आए, चाहे पैर का पूछे चाहे हाथ का पूछे, एक ही होगा बच्चों, 2,3,3,3, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपन गर्डल्स की। तो गर्डल्स जैसा अपन ने बोला, दे कनेक्ट अपर एंड लोअर लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटन। पहले अपन डिटेल में देखेंगे शोल्डर गर्डल, क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी ने भी इसको डिटेल में दे रखा है। फिर अपन बात करेंगे पेल्विक गर्डल की, अगेन उसको भी एनसीईआरटी ने डिटेल में दे रखा है बच्चों। पहले बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल, जो शोल्डर गर्डल का ही दूसरा नाम है। पेक्टोरल वर्ड इसको क्यों दिया गया है बच्चों? क्योंकि हमारा ये जो शोल्डर और चेस्ट रीजन होता है, यहाँ पर पेक्टोरल मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, वहां से पेक्टोरल गर्डल भी नाम आया है। इट कनेक्ट्स अपर लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटन। कैसे करता है अभी देखते हैं बच्चों। पहले ये देख लो, मैंने अभी बताया था राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, दो हाफ होते हैं, दोनों में एक एक स्केपुला और एक एक क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन होती है। अब इन स्केपुला और क्लेविकल के क्या फीचर्स हैं, कैसे ये हमारे अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रही है हमारे एक्सियल स्केलेटन से, इस मॉडल की मदद से बच्चों अपन देखेंगे, है ना। देखो ये यदि मैं इस तरह से इसको रखूं बच्चों, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ये हल्का सा अंदर मुड़ना चाहिए था। तो ये किधर का गर्डल दे रखा है, किधर का हाफ दे रखा है बच्चों? राइट हाफ, है ना। मान लो यदि मैं सीधा खड़ा हुआ हूं तो मेरे राइट साइड का ये शोल्डर गर्डल का राइट हाफ है, राइट हाफ ऑफ दी शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, है ना। ये क्या है बच्चों? मेरी ह्यूमरस, जो मेरी आर्म के अंदर
है ना, यहां पर जो बोन होती है दैट इज माय ह्यूमरस, उसका अपर एंड आपको दिखा रखा है। फिर ये क्या है बच्चों, दिस इज द स्कैपुला, ये जो आपको ट्रायंगुलर बोन दिख रही है ना, दिस इज स्कैपुला, और ये कहां प्रेजेंट होती है बच्चों, हमारी अपर बैक में, इस तरफ, एक राइट में और एक लेफ्ट में, दोनों तरफ एक एक स्कैपुला प्रेजेंट है। तो यदि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो आपको ये चीज ऐसे दिखेगी, साइड में मेरी ह्यूमरस है और पीछे क्या है बच्चों, स्कैपुला। वापस अपन फ्रंट में आ जाते हैं ऐसे, है ना, और यहां पर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, अपनी क्लेविकल या कॉलर बोन। ये क्लेविकल या कॉलर बोन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, एक्सियल स्केलेटन में, आज भी शुरुआत में रिवीजन करवाया था। ये जो क्लेविकल या कॉलर बोन होती है, इसका जो अंदर वाला एंड है, ये तो यहां पर फ्रंट में किससे अटैच होता है, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के साथ जुड़ता है, बताया था, अंदर वाला एंड। और जो बाहर वाला एंड है बच्चों, ये जुड़ता है किसके साथ, इस स्केपुला के एक प्रोसेस के साथ, अभी उसका नाम मैं बता दूंगा, स्केपुला के पार्ट के साथ जुड़ता है। तो अभी सिर्फ इतना सा बेसिक समझो सबसे पहले तो, कि भाई कैसे ये गर्डल बोन्स जो है, गर्डल बोन्स कौन कौन सी, यहां पर गर्डल का पार्ट कौन कौन सी, शोल्डर गर्डल का, स्केपुला एंड क्लेविकल। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई गर्डल अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। यहां पर एक्सियल स्केलेटन का पार्ट तो हो जाएगा बच्चों स्टर्नम, है ना, अपर लिम्ब का पार्ट हो गई ह्यूमरस। तो हमें यह देखना है कि कैसे ये गर्डल बोन्स ह्यूमरस को स्टर्नम से जोड़ती है। तो देखो बच्चों, ह्यूमरस का जो अपर एंड है, जो गोल होता है बॉल की तरह, वो तो ज्वाइंट बनाता है स्केपुला के साथ। कैसे बनाता है अभी बताऊंगा। तो ह्यूमरस जुड़ गई स्केपुला से, फिर स्केपुला का एक पार्ट जुड़ता है क्लेविकल के आउटर एंड से, स्केपुला जुड़ गया क्लेविकल से, और क्लेविकल का इनर एंड जुड़ता है स्टर्नम से। तो स्टर्नम के साथ क्लेविकल, क्लेविकल के साथ स्केपुला, और स्केपुला के साथ ह्यूमरस जुड़ी। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ह्यूमरस का कनेक्शन किसके साथ स्टैब्लिश हो गया बच्चों, स्टर्नम के साथ स्टैब्लिश हो गया। यानी कि हमारे अपर लिम्ब की बोन किसके साथ जुड़ गई है, एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ गई है। इसको जोड़ने में किसने मदद करी, पहले इसके साथ स्केपुला जुड़ा, स्केपुला के साथ क्लेविकल, और क्लेविकल फिर एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा। तो क्योंकि स्केपुला और क्लेविकल ये दोनों बोन्स हमारे अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इनको हम गर्डल बोन्स कहते हैं, या गर्डल का पार्ट कहते हैं, किसका, पेक्टोरल गर्डल का, है ना। आ गया समझ में, वेरी गुड। एक्रोमियन प्रोसेस, केशव ने आंसर दिया कि सर क्लेविकल किससे जुड़ती है, एक्रोमियन प्रोसेस से, अभी बताऊंगा। तो ये तो अपन ने बेसिक समझ लिया। अब अपने को स्केपुला के पार्ट्स देखने, फिर क्लेविकल की बात करेंगे बच्चों। देखो, स्केपुला पीछे की तरफ प्रेजेंट है, अपन ने लिख रखा है स्केपुला वन ऑन ईच साइड ऑफ द अपर बैक, दोनों तरफ अपर बैक के एक एक है। लार्ज, बड़ी भी है, ट्रायंगुलर दिख ही रही है आपको, ट्रायंगुलर शेप की है, फ्लैट बोन भी है, चपटी भी होती है ना। देखो साइड से देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट सी है, मोटी नहीं है। एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकंड टू सेवंथ रिब, कहां से कहां एक्सटेंड करती है बच्चों, तो अपर बैक में यदि हम देखें तो इसकी जो अपर बॉर्डर है, इसके पैरेलल में सेकंड रिब, हमारी सेकंड रिब प्रेजेंट है, और जहां ये खत्म हो रही है स्केपुला, यहां पर कौन सी रिब है, सेवंथ रिब। तो यदि अपन इसके एक्सटेंशन लेवल की बात करें तो अपन कह सकते हैं दूसरी से सातवीं रिब के बीच में ये प्रेजेंट होती है, इतनी लंबी ये होती है ना। इसका एक्सटेंशन, इसका लोकेशन अपन ने डिफाइन कर दिया। फिर डोर्सल सरफेस हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन। ये सारे पॉइंट्स बच्चों एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ध्यान रखना। सिर्फ ये जो लास्ट मैंने ग्रीन कलर से लिख रखा है ना, इसको यदि मैं छोड़ दूं तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं। तो ये मत सोचना कि मैं बाहर की चीज पढ़ा रहा हूं, ये एनसीईआरटी के पॉइंट से याद करने हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहां पर स्केपुला में, उसमें क्या करना है बता दूंगा अभी मैं, है ना। तो क्या लिख रही है एनसीईआरटी, डोर्सल सरफेस, तो स्केपुला का ये वेंट्रल सरफेस हो जाएगा, और जो पीछे वाला सरफेस है, जो पीछे वाला सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला, डोर्सल सरफेस हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन। तो देखो बच्चों, आपको यहां दिख रही होगी जो डोर्सल पीछे वाला सरफेस है इस स्केपुला का, यहां पर ये एक एलिवेटेड बाहर निकला हुआ पार्ट है बच्चों, एलिवेटेड पोर्शन है ना। दिस स्लाइटली एलिवेटेड रिज, ये जो पूरी रिज है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइन ऑफ स्केपुला। इसको ही हम स्पाइन ऑफ स्केपुला कहते हैं बच्चों। दिख रहा है सबको, क्लियर है? डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों, यदि विजिबिलिटी नहीं हो तो। स्पाइन ऑफ स्केपुला। अब बच्चों देखो, यहां पर ये जो स्पाइन है ये तो पीछे की तरफ है, फिर ये स्पाइन ऐसे टर्न लेकर आगे आ जाता है ना, ये टर्न लेकर ऐसे आगे आ गया। यदि मैं यहां पर बनाऊं तो जैसे पीछे से ये जो स्पाइन चल रहा था, ये पीछे से स्पाइन चल रहा था, ये आगे की तरफ टर्न लेकर ऐसे हो जाता है, पीछे से चलता चलता यूं आगे मुड़ जाता है वेंट्रल साइड की तरफ। तो आगे की तरफ ये जो मुड़ रहा है, ये जो प्रोजेक्शन आगे निकला है, इसी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है? आ गई बात समझ में, क्लियर है बच्चों?
तो द स्पाइन प्रोजेक्ट्स वेंट्रली एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन प्रोसेस। और बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, देखो यहां पर लिगामेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, इसलिए ये इनके एंड्स कवर्ड हैं थोड़ा सा इन स्ट्रक्चर से। तो लेकिन यहां पर ये जो स्पाइन है ये आगे आता है, यहां पर ये एक्रोमियन प्रोसेस बना रहा है बच्चों, इस जगह पर एक्रोमियन प्रोसेस है ना। और इस एक्रोमियन प्रोसेस से क्या जुड़ रहा है, इस क्लेविकल का आउटर एंड, लेटरल एंड, बाहर वाला एंड, ये इनर या मीडियल एंड, ये बाहर वाला एंड लेटरल एंड। तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लेविकल का लेटरल यानी कि आउटर एंड जॉइंट बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। क्योंकि किसके बीच में बन रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला एंड क्लेविकल, है ना। आगे बात समझ में। तो द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस टू फॉर्म एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक। अब बच्चों अब यहां पर थोड़ा सा आपको तकलीफ आएगी देखने में, क्योंकि अगेन पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यहां पर जॉइंट जो है शोल्डर जॉइंट, वो लिगामेंट्स और टेंडन से कवर्ड है बच्चों, है ना। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, अपन थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जैसे ये अपनी ट्रायंगुलर बोन है स्केपुला, अपन फ्रंट से देख रहे हैं बच्चों, है ना। पीछे की तरफ से आगे क्या आता है, पीछे की तरफ से आगे आता है एक्रोमियन प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस। और एक्रोमियन प्रोसेस के आप जस्ट नीचे देखोगे बच्चों, तो यहां पर एक डिप्रेशन है ना। इस जगह पर एक डिप्रेशन बना हुआ होता है, केविटी लाइक स्ट्रक्चर, एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ग्लिनोइड केविटी। क्या कहते हैं, ग्लिनोइड केविटी, है ना। और ये जो ग्लिनोइड केविटी होती है बच्चों, इस ग्लिनोइड केविटी में क्या हो रहा है, कौन जॉइंट बना रहा है, हमारी जो आर्म में ह्यूमरस बोन है बच्चों, ये ह्यूमरस बोन, इसका जो ऊपर हेड वाला पार्ट है, राउंड पार्ट है बॉल की तरह, ये ह्यूमरस इसके साथ जॉइंट बनाती है। और एक्चुअली जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना यहाँ पर जो दिख रहे हैं रबर की तरह आपको स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, जो एक्चुअली इन दोनों चीजों को इस जॉइंट में एक साथ रखने का काम करते हैं कि यहां से निकलकर ये बॉल बाहर नहीं जाए, उसमें यही जो स्ट्रक्चर्स हैं आसपास ये मदद करते हैं बच्चों, है ना। और आज भी एक पेशेंट आया था जिसमें यहां पर ये जो टेंडन होता है, ये टेंडन उसका रप्चर हो गया था खेलते वक्त, है ना। इसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडन इंजरी, रोटेटर कफ इंजरी भी कहते हैं बच्चों। तो इस तरह के पेशेंट्स भी देखता हूं मैं, आपको पता है पेन फिजिशियन हूं। तो ये जो जॉइंट है बच्चों किस किस के बीच में बन रहा है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। और क्योंकि यहां पर ग्लिनोइड कैविटी एक डिप्रेशन की तरह, एक कैविटी की तरह यूं सॉकेट का काम कर रही है, और इसमें कौन फिट हो रहा है बच्चों, हेड ऑफ ह्यूमरस जो बॉल की तरह है। तो ये जो यहां पर जॉइंट बनता है बिटवीन द ह्यूमरस एंड दी ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है सबको, आ गया समझ में भाई, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ग्लिनोइड कैविटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्केपुला। क्या होती है ग्लिनोइड कैविटी, बिलो द एक्रोमियन देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेशन का मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था जॉइंट बनाना, जो जॉइंट बनाती है किसके साथ, विद द हेड ऑफ ह्यूमरस जो बॉल की तरह होता है, टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किस तरह के जॉइंट का एग्जांपल है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे परसों, वहां पर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट देखे इसके ऊपर के, रिज दैट इज स्पाइन, स्पाइन आगे आगे मुड़ता है, एक्रोमियन प्रोसेस जिससे क्लेविकल जॉइंट बना रही है। एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन है ग्लिनोइड कैविटी जिसके साथ हेड ऑफ ह्यूमरस जॉइंट बना रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर जॉइंट बना रहा है। अब बच्चों जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है, देखो यहां पर ये तो ऊपर तो एक्रोमियन प्रोसेस था स्पाइन की कंटिन्यूटी में, है ना, नीचे ग्लिनोइड कैविटी। एक्रोमियन और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में यहां पर यदि अपन देखेंगे तो एक और अलग से टुकड़ा निकला हुआ है इस स्कैपुला का, एक और प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस एक और अलग से निकला हुआ है बच्चों, दिस इज नोन एज कोरेकोइड प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको हम, कोरेकोइड प्रोसेस। तो बिलो द एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड, तो कोरेकोइड प्रोसेस में सिर्फ क्या याद रखना है, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन इतना सा ही आता है और आगे भी इतना से आएगा कि कोरेकोइड प्रोसेस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बोन। आपको चार अलग अलग बोन्स के नाम दे देंगे, स्केपुला, ह्यूमरस, फीमर और हिप बोन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोरेकोइड प्रोसेस स्केपुला का पार्ट होता है, इससे ज्यादा कोरेकोइड प्रोसेस के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो स्केपुला के ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे बच्चों, एक्सटेंशन अपने को याद रखना है, सेकंड टू सेवंथ रिब के बीच में ये प्रेजेंट होता है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है बच्चों,
प्रोसेस दो हैं, एक्रोमियन और कोरेक्वेड। एक्रोमियन के साथ क्लेविकल जुड़ती है और ग्लिनोइड कैविटी के साथ हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है। जो पीछे एलिवेटेड रिज है उसको हम स्पाइन कहते हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट इन स्केपुला। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। इसके बाद बच्चों जो पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर गर्डल है उसकी नेक्स्ट बोन की बात करेंगे अपन, दैट इज नोन एज क्लेविकल। क्लेविकल है ना। तो क्लेविकल क्या है बच्चों? क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शर्ट की जहाँ कॉलर आती है वहीं पर ये प्रेजेंट है बच्चों, एक राइट में और एक लेफ्ट में। आप देख सकते हो बच्चों इसमें दो कर्वेचर हैं। अब इसको ऐसे दिखाऊंगा मैं, एक कर्वेचर ऐसा और फिर एक कर्वेचर ऐसा। तो लेटरली यदि अपन देखें तो आगे से कॉनकेव है, बाहर की तरफ तो आगे से कॉनकेव, और जो अंदर की तरफ का एंड है इसका ये आगे की तरफ से कॉन्वेक्स है बच्चों, है ना। इस तरीके से प्रेजेंट है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है बच्चों। जो अंदर वाला एंड है वो तो किससे जुड़ जाएगा? स्टर्नम के साथ, और जो बाहर वाला एंड है बच्चों वो किसके साथ अटैच होगा? विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो क्लेविकल, ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर, पतली बोन होती है, स्लेंडर यानी पतली, विद टू कर्वेचर्स, दो कर्वेचर्स के साथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन। इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। पानी पी लेता हूं फिर आगे की चर्चा करते हैं बच्चों। अब बच्चों जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में लास्ट पार्ट बचा है अपना पढ़ने के लिए, दैट इज व्हाट? दैट इज पेल्विक गर्डल, जिसको हम हिप गर्डल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिप वाले रीजन में हमारे जो लोअर लिम्स हैं, लोअर लिम्ब की जो फीमर बोन है ना। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो मॉडल है इसमें आपको वर्टिब्रल कॉलम दिखा रखा है, ये अपने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था ये मॉडल, ठीक है। ये पेल्विक या हिप बोन होती है। एक पेल्विक बोन राइट साइड में, एक पेल्विक बोन लेफ्ट साइड में होती है बच्चों। और ये पेल्विक बोन क्या काम कर रही है? ये हमारे लोअर लिम्ब की ये जो फीमर है, थाई में कौन सी बोन होती है? फीमर। तो देखो ये फीमर है ना, फीमर का अपर पार्ट यहाँ पर बता रखा है। तो फीमर को ये पेल्विक बोन इस एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच कर रही है। एक्सियल स्केलेटन में कहां अटैच कर रही है? सैक्रम के साथ। कैसे? ये जो फीमर है ये तो जॉइंट बनाएगी विद दिस कैविटी ऑफ द पेल्विक बोन। ये कैविटी कहलाती है बच्चों एसेटाबुलम कैविटी। तो पहले तो फीमर बोन का जो हेड वाला पार्ट है, अगेन बॉल लाइक पार्ट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है विद अ डिप्रेशन, विद अ कैविटी और विद अ सॉकेट ऑफ द पेल्विक बोन, जिसको हम कहते हैं एसेटाबुलम कैविटी। अभी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। तो फीमर जुड़ गई पेल्विक बोन से, और ये पेल्विक बोन फिर जॉइंट बनाती है विद द सैक्रम। सैक्रम किसका पार्ट है? वर्टिब्रल कॉलम का यानी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। तो फीमर जुड़ गई पेल्विक बोन से, पेल्विक बोन जुड़ गई विद द सैक्रम, यानी कि इनडायरेक्टली फीमर, यानी कि हमारा जो लोअर लिम्ब, हमारा जो पैर है वो किसके साथ जुड़ गया? एक्सियल स्केलेटन के साथ। इसलिए हमने क्या बोला, ये जो पेल्विक बोन है ये किसका काम कर रही है? गर्डल का काम कर रही है, ब्रिज का काम कर रही है, कनेक्शन का काम कर रही है बच्चों, है ना। चलो फील आ गया भाई, बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है अनन्या? ओके। तो जो पेल्विक गर्डल है बच्चों, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कॉक्सियल बोन्स। तो ये जो बोन्स है बच्चों, एक इधर और एक इधर, इनको हम कॉक्सियल बोन्स भी कहते हैं, इनको हम हिप बोन्स भी कहते हैं, और इनको हम पेल्विक बोन्स भी कहते हैं। फिर एनसीईआरटी क्या लिखती है? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। ये जो हर कॉक्सियल बोन आपको दिख रही है एक इधर और एक इधर बच्चों, ये एक्चुअली ड्यूरिंग आवर डेवलपमेंट तीन पार्ट में प्रेजेंट होती है। बाद में ये तीनों पार्ट फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनाते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं बच्चों? याद रखना है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। और इसमें इलियम की स्पेलिंग पे खास तौर से ध्यान देना है हमें। ILIUM है यहाँ पर बच्चों, इसकी जगह यदि ILEUM होता तो प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम है, ये भी इलियम है वो भी इलियम है, बट ILEUM इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ चुके हैं। ILIUM इज पार्ट ऑफ कॉक्सियल बोन, इसका पार्ट इलियम ILIUM होता है। ध्यान रखना बच्चों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीन पार्ट में प्रेजेंट होती है जिनके फ्यूजन से ये बनी है। कौन कौन से बच्चों ये तीन पार्ट? जो इस पेल्विक बोन का, कॉक्सियल बोन का आपको ऊपर का ये जो पतला चपटा फ्लैट पार्ट दिख रहा है, जो रिलेटिवली ब्रॉड भी है बच्चों, दिस इज नोन एज इलियम, ये इलियम है। फिर देखो एक स्लोप आ रही है आगे की तरफ, तो ये जो स्लोप है बच्चों जो आगे की तरफ आ रही है, दिस स्लोपी पार्ट, एंटीरियर स्लोपी पार्ट ऑफ दिस कॉक्सियल बोन इज नोन एज प्यूबिस। जो आगे आ रहा है ये पार्ट प्यूबिस है।
ऊपर का फ्लैट पार्ट इलियम है। और बच्चों जो पार्ट पीछे की तरफ जा रहा है इस पेल्विक बोन का पीछे की तरफ होता है दैट इज नोन एज इस्चियम, लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट या लोअर एंड डोर्सल पार्ट। तो अपर एंड ब्रॉड पार्ट इलियम, एंटीरियर स्लोपी पार्ट प्यूबिस एंड द पोस्टीरियर लोअर पार्ट इस्चियम। ये तीनों पार्ट पहले अलग अलग होते हैं, बाद में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना लेते हैं पूरी, जिसको हम क्या कहते हैं, हिप बोन या कॉक्सियल बोन या पेल्विक बोन। ठीक है, अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं बच्चों, यही तीनों पार्ट्स के जंक्शन पे, जहां पर ये तीनों पार्ट्स फ्यूज होते हैं, उस जंक्शन पर एक कैविटी यहां पर प्रेजेंट है ना। अभी क्योंकि इसके अंदर ये फीमर जुड़ी हुई है तो आपने को कैविटी अलग से नहीं दिखेगी, लेकिन आपको फील आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि यहां पर एक खड्डा है जिसमें ये बोन फिक्स हो रखी है। तो ये जो यहां पर खड्डा यानी कि कैविटी यानी कि डिप्रेशन है बच्चों, दिस डिप्रेशन इन दी कॉक्सियल बोन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एसेटाबुलम। क्या कहते हैं इसको, एसेटाबुलम। तो ईच पेल्विक बोन हैज अ कैविटी called acetabulum to which the head of femur articulates। किसके साथ, इसके साथ कौन ज्वाइंट बनाता है, फीमर का हेड ज्वाइंट बनाता है, अगेन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, क्योंकि हेड बॉल की तरह काम कर रहा है, डिप्रेशन एक सॉकेट की तरह काम कर रहा है जिसमें ये बॉल फिट हो रही है ना। आगे बात समझ में। फिर बच्चों आगे क्या लिखा है भैया आपने, केशव क्या कह रहा है, एला ऑफ सेक्रम भी ज्वाइंट होता है सर पेल्विक बोन। सेक्रम के एला के साथ ही तो ज्वाइंट बना रहा है बच्चों, तो आपको तो एला वेला याद रखने की जरूरत नहीं है, एला गया केला खाने नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो पेल्विक बोन है इसका जो इलियम वाला पार्ट है, ये इलियम वाला पार्ट सेक्रम के साथ ज्वाइंट बनाता है। इधर की पेल्विक बोन का इलियम सेक्रम की राइट बॉर्डर से जुड़ रहा है, इधर की पेल्विक बोन का इलियम सेक्रम की लेफ्ट बॉर्डर से जुड़ रहा है, और इस ज्वाइंट को हम कहते हैं सैक्रोइलाइक ज्वाइंट। ज्यादा से ज्यादा याद रखना तो याद रख लो सैक्रोइलाइक ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट का नाम भी एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है। ठीक है, आगे बात समझ में केशव, कोई डाउट? और डाउट तो बच्चों पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा करो, नो प्रॉब्लम इन आस्किंग डाउट्स। एस्टेटाबुलम फॉर्म्ड बाय ऑल थ्री पार्ट्स। तो मैंने क्या बोला था, ये जो कैविटी एस्टेटाबुलम कैविटी, ये इन तीनों बोन्स के फ्यूजन वाले जंक्शन पे होती है। तो जब तीनों बोन्स जहां फ्यूज होती है वहां पर ये एस्टेटाबुलम कैविटी, तो इसका मतलब यदि क्वेश्चन आ जाए कि एस्टेटाबुलम कैविटी, ये जो तीन पार्ट है पेल्विक बोन के, इनमें से कौन कौन से पार्ट्स बना रहे हैं, तो तीनों पार्ट्स का कुछ कुछ पार्ट इस एसेटाबुलम कैविटी में होता है, तीनों पार्ट्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, है ना, ये आता है क्वेश्चन। तो एसेटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय ऑल द थ्री पार्ट्स, दैट इज इलियम, इस्चियम एज वेल एज प्यूबिस बच्चों, है ना। फिर बच्चों ये जो प्यूबिस वाला पार्ट है दोनों बोन्स का, इधर की प्यूबिस और इधर की प्यूबिस, आप देखेंगे ये दोनों तरफ की प्यूबिस फ्रंट में आकर यहां पर एक ज्वाइंट बना रही, दोनों आपस में यहां पर देखो जुड़ गई है, ज्वाइंट बन रहा है यहां पर। तो ये जो दोनों तरफ की प्यूबिस के बीच में ज्वाइंट बनता है, दिस इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये इधर की इधर प्यूबिस आई स्लोप, इधर वाली प्यूबिस आई यहां पर। अब जब यहां पर ये ज्वाइंट बनाती है ना बच्चों, तो डायरेक्टली बोन टू बोन अटैच नहीं होती, इन दोनों के बीच में अगेन कार्टिलेज का टुकड़ा प्रेजेंट होता है। और ये कार्टिलेज किस टाइप की कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज। बच्चों तीन तरह की कार्टिलेज अपन पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के अंदर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहां पर कौन सी होती है बच्चों, फाइब्रस कार्टिलेज, है ना। तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है बिटवीन द प्यूबिस ऑफ द टू कॉक्सियल बोन्स, जहां पर इस ज्वाइंट पर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज ज्वाइंट बनता है, दिस joint is called as what, this is known as pubic symphysis. So what is pubic symphysis? The two halves of the pelvic girdle meet ventrally, आगे की तरफ मिलते हैं, to form pubic symphysis containing fibrous cartilage. Symphysis का मतलब ही होता है एक तरह से मिलना, है ना, कनेक्ट होना, ज्वाइंट बनाना बच्चों, ठीक, जुड़ना। अब ये जो pubic symphysis है इसके सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, क्या लिख रखा है, देखो मैंने यहाँ पर pubic symphysis से पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Pubic symphysis helps in easy delivery of baby, है ना। ये अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी बात करी थी बच्चों। देखो ये जो दोनों पेल्विक बोन्स हैं, पीछे क्या है वर्टेब्रल कॉलम, आगे क्या ज्वाइंट बन रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो बीच में एक होलो कैविटी बन रही है, दिस इज नोन एज पेल्विक कैविटी। इस कैविटी को बच्चों अपन क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी कहते हैं। और ये जो पेल्विक कैविटी है बच्चों, इसी पेल्विक कैविटी के बीच में, इस पेल्विक कैविटी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस, मदर का यूट्रस प्रेजेंट होता है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो जब इस कैविटी में जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ेगा, यूट्रस भी एक्सपेंड होगा, और ये जो पेल्विक बोन्स है इनकी वॉल के ऊपर बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, है ना।
इसी तरह से जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो बच्चों इसी कैविटी में से नीचे से बच्चा बाहर निकलता है थ्रू दी बर्थ कैनाल, सर्विक्स एंड वजाइना, इस जगह से यहां से नीचे जाएगा और यहां से इस जगह से बाहर आता है। तो बच्चे की डिलीवरी के वक्त भी ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जॉइंट है इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा बाहर की तरफ, एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगी। अब यदि यहां पर हड्डी से हड्डी डायरेक्टली जुड़ी हुई होती, यदि प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जॉइंट बोन टू बोन जॉइंट होता तो फिर ये बहुत आसानी से टूट जाता, क्योंकि यहां पर किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन क्योंकि यहां पर कार्टिलेज है बच्चों, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, तो इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक तो ये फैक्टर हो गया प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेज प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, जिसकी मदद से बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाती है। एक और फैक्टर जो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों, एक हार्मोन मैंने वहां बताया था रिलैक्सिन, जो मिड पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट चौथे पांचवें महीने के आसपास से रिलीज होना चालू हो जाता है बच्चों। और वो रिलैक्सिन क्या करता है, वो रिलैक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो पेल्विक एरिया है, यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जितने लिगामेंट्स टेंडन्स हैं बच्चों, इन सारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, ताकि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो, साइज बढ़े यूट्रस का और डिलीवरी हो, जब खिंचाव हो इन जॉइंट्स में तो इजिली खिंच जाए टूटने की जगह, इंजर्ड होने की जगह। तो ये दो मैकेनिज्म्स भगवान ने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो रिलैक्सिन हार्मोन और प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज एट प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसकी मदद से बच्चे का डेवलपमेंट और डिलीवरी दोनों आसानी से हो जाते हैं, है ना। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकली बिल्कुल लाइव डायग्राम और मॉडल के साथ सारी चीजें अपन देख रहे हैं, डायग्राम भी बना रहे हैं, मॉडल भी देख रहे हैं बच्चों। मॉडल बना नहीं रहे, मॉडल तो बनाया है ना। लास्ट पॉइंट बच्चों, ये अब एनसीईआरटी में नहीं है, ऑब्टूरेटर फोरामेन, इसको और देख लो इसी में मॉडल के अंदर। देखो ये जो पेल्विक बोन है इसमें आपको एक छेद भी दिख रहा होगा, है ना, इधर भी है इस पेल्विक बोन में, इधर भी है। ये जो फोरामेन या छेद, छेद को ही अपन फोरामेन बोलते हैं बच्चों। तो ये जो फोरामेन हर पेल्विक बोन में, इस फोरामेन को हम क्या कहते हैं, ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन में आगे की बाउंड्री तो प्यूबिस बना रही है और पीछे की बाउंड्री इस्चियम बना रहा है, इसमें इलियम का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन में आपको सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखने हैं, है ना, सिर्फ दो पॉइंट याद रखने हैं बच्चों ऑब्टूरेटर फोरामेन के अंदर। एक तो किस बोन में होता है, कॉक्सियल बोन यानी कि हिप बोन में, या तो ये पूछा जाएगा कि किसका पार्ट है, जैसे कोरिकोइड के लिए पूछा जाता है ना, या फिर इसको कौन कौन से पार्ट्स ऑफ हिप बोन बनाते हैं, तीनों बनाते हैं क्या, इलियम इस्चियम प्यूबिस, या इलियम एंड इस्चियम बनाता है, या प्यूबिस एंड इस्चियम बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्यूबिस एंड इस्चियम मिलकर ऑब्टूरेटर फोरामेन बनाते हैं, इलियम का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो अब जो आज मैंने आपको पढ़ाया है इसमें आपको कोई भी डाउट हो पूछ लो, और नहीं है तो क्रिस्टल क्लियर लिख दो, ताकि आज के लेक्चर को समाप्त किया जा सके। अब परसों जो है लास्ट लेक्चर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके साथ अपने जो जुनून बैच वाले बच्चे हैं उनको तो मजा आ रहे होंगे, 6 चैप्टर। अभी तो बच्चों ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अगेन रिजल्ट लेट था, अभी तो काउंसलिंग भी चालू नहीं हुई है, बैचेस बन रहे हैं, है ना। तो आप सोचो अभी तो वो पढ़ना चालू करेंगे तो सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे, है ना। और ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब परसों हमारा 6ठा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 3 11th के और 3 12th के, और उसमें कुछ बड़े चैप्टर्स भी कर लिए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अपने आप में बड़ा चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। तो हमें बहुत सारा टाइम मिलने वाला है लास्ट में रिविजन के लिए, है ना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट की यदि हम बात करें बच्चों, नीट की, नीट 2023 की, तो मई में होना तो बहुत मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली 99.99% जो मुझे लग रहा है जून 1st या जून 2nd वीक में एग्जाम होगा, उसमें भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जून 1st वीक की लग रही है मेरे को। तो समय तो वैसे भी एक्स्ट्रा तो मिलना है हमें, एटलीस्ट एक महीना तो मई के कंपेरिजन में मिल जाएगा। और हम सिलेबस कोशिश करेंगे कि जनवरी एंड तक खत्म कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मिड फेब तक, फेब में तो कर ही लेंगे। तो अभी आधा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 3 साढ़े 3 महीने हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन भी खूब करेंगे, मैं करवाऊंगा, है ना, तो चिंता मत करो। 345 प्लस लाने ही लाने, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है केशव, कोई डाउट? सिमरन कोई डाउट? अनन्या को तो देखो कोई डाउट नहीं है, हो तो बच्चों बता दो। कल स्टार्ट करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनीवन, एनी बच्चा हैविंग एनी डाउट? चलो भाई, नहीं है डाउट, आ गया तो जब सारी चीजें समझ में आ गई है तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।